Hello dear students, welcome back to your channel. Today we are going to start a new chapter that is coordination compounds. तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सबसे पहली बात होते क्या हैं, क्या होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, किन्हें हम बोल सकते हैं कि वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से बेसिकली। चलिए इन चीज़ों को समझते हैं क्या होते हैं हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अगर हम जनरली बात करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स किसका हिस्सा है, किसका टाइप है, तो वो हम थोड़ी देर में बात करेंगे। बट उससे पहले हम समझते हैं एडिशन कंपाउंड्स को। क्या चीज़ हम समझते हैं? एडिशन कंपाउंड्स। 1 सेकेंड। सबसे पहले हम समझते हैं एडिशन कंपाउंड्स। एडिशन कंपाउंड्स क्या होते हैं? एडिशन कंपाउंड्स हमारे पास, तो अगर हमारे पास क्या हो, कोई भी हमारे पास दो स्टेबल कंपाउंड्स हो, क्या हो हमारे पास दो स्टेबल कंपाउंड्स हो, उन दोनों स्टेबल कंपाउंड्स से मिलने वाला कंपाउंड, उन दोनों स्टेबल कंपाउंड्स को मिलाकर अगर कोई कंपाउंड बनाया जाए तो वो कंपाउंड क्या होगा आपका? एडिशन कंपाउंड्स। यानी कि एडिशन कंपाउंड्स को हम क्या कह सकते हैं? कंपाउंड मेड विथ टू स्टेबल कंपाउंड्स। ठीक है, क्या कह सकते हैं? कंपाउंड्स विच आर मेड, समझाती हूँ मैं, थोड़ा सा पेशेंस रखो। कंपाउंड्स विच आर मेड विथ टू और मोर, ठीक है, टू और मोर स्टेबल कंपाउंड्स इन फिक्स्ड स्टाइशियोमेट्रिक रेशियो आर नोन एज एडिशन कंपाउंड्स। ठीक है, क्या बोला मैंने, क्या लिखा मैंने ये बोला कि ऐसे कंपाउंड्स जो कि क्या हो, एक फिक्स्ड स्टाइशियोमेट्रिक रेशियो में कंबाइन हुए हों, और जो कंबाइन होने वाला कंपाउंड है वो कैसा होना चाहिए आपका? कोई एक स्टेबल कंपाउंड होना चाहिए। तो जब एक फिक्स्ड रेशियो में आपके स्टेबल कंपाउंड्स कंबाइन करते हैं तो वहाँ पे हमारा फॉर्मेशन किसका होता है? इन्हीं एडिशन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इन्हीं एडिशन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे मैं बोलूँ कि अगर मान लो कोई भी दो कंपाउंड्स ले लो, है ना, ये डेफिनेशन थोड़ी सी इनकम्प्लीट है, क्यों है इसको मैं समझाती हूँ। अगर मान लो हम क्या करें, हम कोई भी दो कंपाउंड ले लें और दोनों कंपाउंड पाउडर फॉर्म में है, उन दोनों को क्या किया, ऐसे हिला दिया, मिक्स कर दिया। तो क्या वो नया कंपाउंड बन गया? क्या वो नया कंपाउंड बन गया क्या? तो बोलोगे मैम नहीं, दोनों तो पाउडर फॉर्म में मिक्स हुए आपस में, लेकिन कुछ नया फॉर्मेशन नहीं हुआ है ना। तो भाई यहाँ पे क्या होता है, हमें क्रिस्टलाइज करना पड़ता है। उन दोनों जो भी आपके स्टेबल कंपाउंड्स हैं उनको हमें क्रिस्टलाइज करना पड़ता है। ठीक है, तो कंपाउंड्स इन अ फिक्स्ड स्टाइशियोमेट्रिक रेशियो बाय क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला कि जब भी हम मान लो तो कोई भी दो कंपाउंड्स को आपस में स्टेबल कंपाउंड्स को मिक्स करेंगे तो वो मिक्स नहीं होंगे, है ना, कुछ नई प्रॉपर्टीज़ कुछ नया शो नहीं करेंगे, ना ही हमें कोई नया कंपाउंड का फॉर्मेशन। सबसे मेन बात, नया कंपाउंड का फॉर्मेशन ही नहीं होगा, और नए कंपाउंड का फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा तो भाई बात ही खत्म है वहाँ पे, है ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या होना चाहिए? क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है भाई? क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, क्लास 9, 10 से पढ़ते आ रहे हो, 9th में पढ़ा होगा आपने कि हम क्या करें, जब दो लिक्विड्स को हम क्या करें, हमने मिक्स किया, उसको वार्म अप किया, हीट किया, है ना, उसको हीट करके एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाया। वो सैचुरेटेड सोल्यूशन बना है कि नहीं, ये कैसे चेक करते थे हम? ग्लास रॉड को लिया, ग्लास रॉड को डिप किया, और ग्लास रॉड को डिप करने के बाद हम फिर निकाल के ग्लास रॉड को ऑब्जर्व करते हैं, और अगर ग्लास रॉड पे थोड़ी देर में क्या हो जाए, क्रिस्टल बनने लगे, तो वहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि सैचुरेटेड सोल्यूशन आपकी क्या हो गई है? बन गई है। और जब आपकी सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गई है तो फिर वहाँ से क्या करते हैं? कूल डाउन करते हैं, और कूल डाउन करने पे हम देखते हैं कि वहाँ पे क्रिस्टल्स ऑब्टेन हो रहे हैं। आपने बीएससी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सेमेस्टर में एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे क्रिस्टलाइजेशन के। ऑल राइट, तो ये एडिशन कंपाउंड्स कैसे बने आपके? जब हमने फिक्स्ड स्टाइशियोमेट्रिक रेशियो में कंपाउंड्स को मिक्स किया और हम फिर उसका क्या कराया, हमने उसका क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस कराया। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस करा के हमें जो क्रिस्टल्स बने वो क्या बने, वो नए क्रिस्टल्स बने, नए कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हुआ। उन कंपाउंड्स को हम क्या कह रहे होंगे यहाँ पे, एडिशन कंपाउंड्स। क्या इतनी बातें सभी को क्लियर है? आई होप एडिशन कंपाउंड्स क्लियर होगा। अब थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे
ऐसे कंपाउंड्स को हम एडिशन कंपाउंड्स कहेंगे और कैसे वो आपका नया कंपाउंड फॉर्म होगा। जैसे मान लो हम एग्जांपल ले KCl का रिएक्शन कराएं हम MgCl2 के साथ। मान लो मेरे पास क्या प्रेजेंट है, KCl और साथ में MgCl2, इसका हम रिएक्शन करा दिया 6H2O के साथ। ठीक, हमने क्या लिया KCl, क्या ये स्टेबल कंपाउंड है? तो जी हाँ, ये स्टेबल कंपाउंड है। बात करें हम MgCl2 की, तो MgCl2 भी आपका क्या होता है, स्टेबल कंपाउंड होता है और वाटर स्टेबल तो है ही। तो जब हम इसका रिएक्शन कराएंगे, रिएक्शन कराने का मतलब है कि हम क्या करा रहे हैं, यही क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस यहाँ पे करा रहे हैं। ठीक है, इसका रिएक्शन एक साथ मिक्स करने का क्या मतलब है कि हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस करा रहे हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O। ठीक है, इसका फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। अब ये जो कंपाउंड बना इन तीनों के मिलन से, इन तीनों के स्टाइशियोमेट्रिक फिक्स्ड स्टाइशियोमेट्रिक रेशियो में, तो ये क्या है, देखो यहाँ पे ये 1:, ये भी इसका रेशियो कितना 1, ये भी 1 है और ये कितना, ये 6 रेशियो में कंबाइन हुआ है। तो जब ऐसे फिक्स्ड स्टाइशियोमेट्रिक रेशियो में हम अपने कंपाउंड्स, स्टेबल कंपाउंड्स को, किसको, स्टेबल कंपाउंड्स पे बार बार रिपीट कर रही हूँ, स्टेबल कंपाउंड्स को हम जब फिक्स्ड स्टाइशियोमेट्रिक रेशियो में लेते हैं तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है, यानी कि क्रिस्टलाइज करते हैं, मिक्स करते हैं, रिएक्शन कराते हैं, कुछ नहीं, हम सीधे क्या, हमारा मेन है कि हमने उसका क्रिस्टलाइजेशन कराया, तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होता है आपका, एडिशन प्रोडक्ट। क्या बनता है, एडिशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अगर हम बात करें KCl MgCl2 डॉट 6H2O की, तो ये क्या होता है आपका कैडनेलाइट, है ना, कैडनेलाइट। ठीक है, यहाँ पे कैडनेलाइट बनता है। तो ये कैसा है, ये आपका एडिशन प्रोडक्ट है, यानी कि ये आपका एडिशन कंपाउंड्स हैं। ठीक, तो एडिशन कंपाउंड्स हम समझ गए, स्टेबल कंपाउंड्स को मिक्स करना है किसी एक फिक्स्ड स्टाइशियोमेट्रिक रेशियो में, और क्या होना चाहिए, हम कैसे मिक्स कर रहे हैं, कैसे मिला रहे हैं, कैसे एडिशन प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो भाई बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उसको पहले हमें क्या करना है, हीट करके उसका सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना है। फिर उस सैचुरेटेड सोल्यूशन को जब हम कूल डाउन करेंगे तो वहाँ पे क्या बनेगा, हमारा एडिशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम कुछ और एग्जांपल्स को देखें, तो जैसे यहाँ पे आपका किसका फॉर्मेशन हुआ है, कार्नेलाइट का फॉर्मेशन हुआ है। ऐसे ही आप बहुत सारे एग्जांपल्स जानते होंगे कि आपका क्या है, जैसे एक चीज़ और देख लो, एक चीज़ और अगर मैं एक्सप्लेन कर दूँ, ये क्या है 6H2O, है ना, ये क्या होता है, हाइड्रेटेड फॉर्म को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, 6H2O है, 4H2O है, हाफ H2O है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम। ठीक है, जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या डिफरेंस होता है, सिर्फ और सिर्फ H2O का, H2O कितना है उसी का डिफरेंस होता है कि नहीं। आप देखते हो जिप्सम को जब मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में आने पर वो ज़्यादा हाइड्रेटेड हो जाता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखना। ये क्या होता है, H2O हम हाइड्रेटेड फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है, ये 6 के हाइड्रेटेड फॉर्म में है, ये हाइड्रेटेड फॉर्म को जरूर से याद रखना। ये क्या होता है, इसको और हम कह सकते हैं 6H2O आपका क्या होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसको हम कहते हैं, इसको हम और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, इसको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो कितना मिलेगा, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कितना H2O कंबाइन हो रहा है। ठीक है, चलो इस पे आओ, CuSO4 प्लस NH3 प्लस H2O। अगर हम इसको लेके प्रोडक्ट बनाएं, मैंने क्या बताया आपको, क्या लिया सेकंड एग्जांपल में, CuSO4 NH3 और साथ में H2O। तो इसका अगर हम देखें तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है ये क्या बनता है, CuSO4 डॉट 4NH3। ये क्या बनता है, CuSO4 डॉट 4NH3। NH3 आपका कितना है, 4 टाइम्स NH3 है, डॉट H2O।
ठीक है। तो ये जो बनने वाला प्रोडक्ट है, ये इस प्रोडक्ट में अगर ऑब्जर्व करोगे CuSO4 का स्टाइशियोमेट्रिक रेशियो हमने 1 लिया है, इसको हमने 1 लिया है और इसको कितना लिया है, NH3 4 में लिया है, तो इसका रेशियो कितना है, यानी 4 के रेशियो में लिया है। और बनने ये दोनों CuSO4 और क्या है, NH3 आपका स्टेबल कंपाउंड्स हैं, और स्टेबल कंपाउंड्स के मिक्सचर से बनने वाला आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एडिशन प्रोडक्ट या फिर एडिशन कंपाउंड, ठीक है, प्रोडक्ट ना एडिशन कंपाउंड, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, एडिशन कंपाउंड। कुछ और एग्जांपल को देखते हैं, जैसे हमारे पास बहुत कॉमन है, हमारे पास पोटैश एलम होता है ना, तो हमारे पास K2SO4, पोटैश एलम का क्या फॉर्मूला होता है भाई, अपने क्लास 12th में मोहर सॉल्ट पोटैश एलम कितना एक्सपेरिमेंट में भी था, आपको एक्सपेरिमेंट भी करना था, बाकी सारा कुछ था, ठीक है। तो Al2SO4 का होल थ्राइस और प्लस H2O, इसको जब हम मिक्स करें, मिक्स करने का मतलब क्या है, मिक्स करने का मतलब कि क्रिस्टलाइजेशन करना है हमें, इसका मिक्स करने का मतलब क्या है, क्रिस्टलाइजेशन करना है। कोई मुझे बताएगा कि ये जो पोटैश एलम बनता है इसमें जो वाटर होता है कितना होता है, कमेंट करके आप लोग ज़रूर से बताना। ये होता है आपका 24:2, ठीक है। तो ये जब बनता है, ये जब कंबाइन करता है तो ये क्या बनता है, K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस और डॉट 24H2, ठीक है, बनता है। और ये क्या है आपका पोटैश एलम का फॉर्मेशन हुआ, यही क्या है आपका, ये बना है आपका एडिशन प्रोडक्ट या फिर एडिशन कंपाउंड। क्यों, क्योंकि आपके दो प्रोडक्ट्स इक्वल रेशियो में बने हैं, और जब दो प्रोडक्ट्स दो स्टेबल कंपाउंड्स आपके एक फिक्स्ड रेशियो में, यहाँ पे ये कितना कंबाइन हुआ, ये 1 है, ये 1 है, ये 24 के रेशियो में कंबाइन हुआ है। कितना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपका, मैं पूछूं पोटैश एलम का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बताओ तो ये कितना है, ये आपका 24 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 24H2O है। इसका क्या मतलब है कि इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 24 होगा, ठीक। तो क्या इतनी बातें क्लियर हैं, क्या इतनी बातें क्लियर हैं आपको कि जो हमारा एडिशन कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होता है। आई होप सभी को इतना समझ में आ गया होगा कि किनको हम एडिशन कंपाउंड्स बोलेंगे। आगे बढ़ें, अगर हम एडिशन कंपाउंड्स को क्लासीफाई करें, अगर हम इन एडिशन कंपाउंड्स को क्लासीफाई करें, एडिशन कंपाउंड्स, तो ये हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, इनको हम 2 टाइप्स में क्लासिफाई कर लेते हैं। एक होता है हमारे पास डबल सॉल्ट, और एक होता है हमारे पास जो कि हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, या फिर उनको हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के भी नाम से जानते हैं। तो एक हमारे पास क्या होता है, डबल सॉल्ट्स, और एक होता है हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, या फिर इन्हें हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, ठीक। अब दोनों ही टर्म्स को समझते हैं कि एडिशन कंपाउंड ही हमारा यही जो बन रहा है, यही हमारा डबल सॉल्ट भी है और यही हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी है। तो मैम ऐसा कैसे पॉसिबल है, किनको हम बोलेंगे कि किन एडिशन प्रोडक्ट्स को, किन एडिशन कंपाउंड्स को हम बोलेंगे कि वो हमारे क्या कहते हैं डबल सॉल्ट बने हैं, और कौन से एडिशन कंपाउंड्स हमारे फर्दर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो पहली हेडिंग लगाना डबल सॉल्ट्स। आई गेस मेरे पास हेडिंग है, ठीक है, एडिशन कंपाउंड्स। फिर मैं आती हूँ डबल कॉम्प्लेक्स सॉल्ट से, ठीक है। डबल कॉम्प्लेक्स सॉल्ट से पहले मैं एक और चीज़ बता दूं, जो लोग, क्योंकि ये क्या है हमारा डेमो लेक्चर होने वाला है, ये हमारा डेमो लेक्चर चल रहा है जो कि आपको यूट्यूब पे मिल रहा है, लेकिन इसके फर्दर की कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्लासेस हम कहाँ पे कर रहे होंगे, अपने बैच में कर रहे होंगे। तो बाकी फर्दर क्लासेस को एक्सेस करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको BSc 3rd सेमेस्टर की जो हमारा बैच है, सारथी बैच, ठीक है। आप बाकी की क्लासेस सारथी बैच जो कि BSc 3rd सेमेस्टर की बैच है वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। ये बैच आपको कहाँ मिलेगा, तो आप अपने प्ले स्टोर से टारगेट गुरुकुल नाम का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना और वहां से आपको ये बैच देखने को मिल जाएगा। इस बैच में मिलेगा आपको क्या, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जुओलॉजी, बॉटनी, मैथ्स, 5 ही सब्जेक्ट्स, ठीक है। अगर आपका PCM है तो PCM पढ़ो, PCB तो नहीं होता है, जुओलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री होती है, तो जो भी आप उसको पढ़ सकते हो। ये 5 ही सब्जेक्ट्स आपको बैच में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और सबसे बेस्ट बात कि ये 5 सब्जेक्ट्स जो हैं आपके कितने मिलेंगे,
सिर्फ और सिर्फ 599 में मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ 599 में आपको ये सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। कब तक ये बैच वैलिड रहेगा, ये 599 प्राइस कब तक के लिए, तो जब तक आपकी सिलेबस कंप्लीट नहीं कर दी जाती है, जब तक आपकी ये सारे सिलेबस कंप्लीट ना कर दी जाती है तब तक ये बैच वैलिड रहेगा। और फर्दर मैं बात करूँ कि इसमें क्या फीचर्स मिल जाएंगे, तो आपको अगर आपको थ्योरेटिकल एग्जाम देना है तो थ्योरी क्वेश्चंस, अगर आपको एमसीक्यू देना है तो एमसीक्यू क्वेश्चंस, ठीक है। शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, लेक्चर्स के पीडीएफ प्रोवाइड किए जाते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, हमारे लाइव सेशंस चलते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात मेंटरशिप भी प्रोवाइड कर दी जाती है, 24/7 आपको हेल्प दी जाती है। तो आप हमसे यहाँ से जुड़ सकते हो, ये फीचर्स देख लेना, और आप फर्दर अपनी क्लासेस वहाँ से कैन कंटिन्यू। ओके, तो आते हैं वापस से अपने डबल कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। मैंने बोला कि जो आपके एडिशन कंपाउंड्स हैं उनमें क्या है, एडिशन कंपाउंड्स को हमने दो टाइप्स में क्लासिफाई किया है। एक आपके हैं डबल सॉल्ट्स और एक हैं आपके कोऑर्डिनेट कंपाउंड। तो पहले हम बात कर लेते हैं डबल सॉल्ट्स के बारे में कि डबल सॉल्ट्स होते क्या हैं जनरली। अगर हम डबल सॉल्ट्स की बात करें तो डबल सॉल्ट जो होता है, अगर हम, क्योंकि एडिशन प्रोडक्ट आपने जान लिया, एडिशन कंपाउंड जान लिया, तो जो एडिशन कंपाउंड बने हैं उनको अगर हम क्या करें, फर्दर आयोनाइज करें, है ना, फर्दर आयोनाइज करें। आयोनाइज करने के लिए क्या करेंगे, एक्वस मीडियम में लेंगे। तो जब हम फर्दर आयोनाइज करें तो वो अपनी आइडेंटिटी कंप्लीटली लूज कर दें। ठीक, जैसे मैं अपनी बात करूं, इसको समझें तो अगर थोड़ा सा, तो जैसे मान लो मैं इंट्रोवर्ट हूँ, ठीक है। अगर मैं किसी ग्रुप में गई कि मुझे मेरे सारे फ्रेंड्स को पता है हाँ आई एम इंट्रोवर्ट, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो अगर मैं किसी और ग्रुप में गई, मैं कहीं और गई, तो मैं बहुत ही ज़्यादा हाँ ही खुल के बात कर रही हूँ, है ना। तो उससे क्या लगेगा कि मेरे फ्रेंड्स, है ना, वहाँ पे क्या होगा कि अरे ये तो इंट्रोवर्ट है, ये एक्सट्रोवर्ट, इस मेरा बिहेवियर क्या हो गया, कंप्लीटली चेंज हो गया। बीइंग इंट्रोवर्ट मैं वहाँ पे क्या बिहेव की, एज एन एक्सट्रोवर्ट। होगा नहीं ऐसा, मैं जान रही हूँ मैं इंट्रोवर्ट हूँ, इंट्रोवर्ट जैसा ही बिहेव करूँगी, बट स्टिल वहाँ पे क्या होगा, एक्सट्रोवर्ट की तरह मैंने बिहेव किया, तो वहाँ पे क्या हो गया, मेरा बिहेवियर कंप्लीटली चेंज हो गया। तो जब बिहेवियर कंप्लीटली चेंज हो गया एक्वस होने के बाद से, तो वो आपके क्या हो जाएंगे, वो आपके डबल सॉल्ट्स, डबल कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स में आएंगे। ठीक, और एक्वस होने के बाद से अगर मैं मान लो मैं उस ग्रुप में गई और वहाँ पे भी मेरा बिहेवियर क्या हुआ, एज इंट्रोवर्ट ही रहा, तो मेरा बिहेवियर नहीं चेंज हुआ। ठीक है, मेरा बिहेवियर पहले भी इंट्रोवर्ट था, अब भी इंट्रोवर्ट जैसा है, तो बिहेवियर सेम रहा। तो वैसे जब बिहेवियर ना चेंज हो तो आपका कोऑर्डिनेशन होते हैं, और अगर बिहेवियर कंप्लीटली चेंज हो जाए, एक्सट्रोवर्ट को इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट को एक्सट्रोवर्ट, कितना बड़ा चेंज है ना, जमीन आसमान का। तो भाई वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे डबल कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनेगा जब आपका बिहेवियर ओरिजिनल से पूरी तरीके से बदल जाए। तो आई होप एग्जाम्पल से मतलब ऐसे थोड़ा सा आप याद रखोगे कि डबल सॉल्ट्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे एडिशन कंपाउंड्स जो कि अपना बिहेवियर कंप्लीटली लूज कर देते हैं। कब, जब उन्हें हम आयनाइज करें, कब, जब हम उन्हें आयनाइज करें उस टाइम वो क्या हो जाते हैं, आपके डबल कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स बन जाते हैं। तो डबल सॉल्ट्स क्या होते हैं, दीज आर द कंपाउंड्स विच कंप्लीटली, दीज are the compounds which completely lose अपनी आइडेंटिटी को लूज कर दे। कब, आयनाइजेशन पे। तो which completely lose their identity in aqueous solution, ठीक है, जो कि अपनी आइडेंटिटी कंप्लीटली लूज कर दे एक्वस सोल्यूशन पे। या फिर ये भी लिख सकते हो डैश लगा के, स्लैश लगा के, कि व्हेन आयनाइज्ड, या तो एक्वस सोल्यूशन या फिर आयनाइज होने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्वस सोल्यूशन बनाना पड़ेगा, तो कुछ भी लिख सकते हो। तो ऐसे कंपाउंड जो कि कंप्लीटली अपनी आइडेंटिटी को लूज कर दिए, उन्हें हम क्या बोलेंगे, उन्हें हम बोलेंगे अपना डबल सॉल्ट्स, उन्हें हम बोलेंगे डबल सॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने क्या लिया था, अभी हमने एक एडिशन कंपाउंड बनाया था K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2O। ठीक है, इसका देखते हैं एक्वस मीडियम में इसका क्या होगा। इसका एक्वस मीडियम में इसी कंपाउंड, इसी का एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं डार्क कलर जो आपके एक्वस मीडियम में इनका क्या होगा। ठीक है, तो एक सेकेंड रुकना।
K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। इसका मैं क्या करूं, एक्वस सोल्यूशन में लूं, यानी कि यहाँ पे मैं क्या करा रही हूँ, आयनाइज करा रही हूँ। तो आयनाइज कैसे होगा, देखो अगर थोड़ा सा देखो, पहले ध्यान से देख लो। जैसे आपके पास क्या प्रेजेंट है, आपके पास ये K2SO4 प्रेजेंट है, तो हमें क्या पता है कि इसको ब्रेक करो भाई, आयंस में ब्रेक करो। आयंस में ब्रेक करोगे तो हमें पता है कि जो पोटेशियम होता है फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, उसके पास हमेशा पॉजिटिव होता है, K प्लस होता है, तो ये K प्लस होगा। और SO4 पे क्या आएगा, SO4 आपका 2 माइनस में आएगा। यही होता है ना, सल्फेट आयन पे कितना चार्ज होता है, 2 माइनस। जिसको नहीं पता है वो क्या करेगा, हम पढ़ते हैं ना अपने क्लास 9th में वैलेंसी, जो भी हमारे पास चार्जेस होते हैं उनको चेंज करके, जैसे मान लो आपके पास K प्लस है और SO4 के पास 2 माइनस है, तो हम क्या करते हैं, इसके चार्ज को यहाँ पे लिख दिया, इसके चार्ज को यहाँ पे लिख दिया, और फॉर्मूला बन जाता है K2SO4। यही बनता है ना, इसके पास 1 चार्ज है तो कुछ नहीं लिखा है ना। तो ऐसे हम फॉर्मूला बनाते हैं, जिसको नहीं पता है वो चार्जेस को इंटरचेंज कर लो। देखो यहाँ पे SO4 के पास एक भी चार्ज नहीं है, यानी कि K के पास 1 होगा, और यहाँ पे K पे 2, K का 2 है ना, तो इसका मतलब है कि SO4 पे 2 माइनस होगा। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होगे, आई होप कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे होगे। ऑल राइट, तो यहाँ पे ये किस में टूटेगा, K प्लस और SO4 पे 2 माइनस। अब देखो यहाँ पे K2 है, K2 है, यानी कि ये कितना बना होगा, ये 2 होगा। K2 है, इसका मतलब है कि ये 2 बना होगा। हम पहले इसको लिखने से पहले क्या किस में टूटेगा, थोड़ा अपने में इंटर कन्वर्जन, अपने एक मॉलिक्यूल के बीच में, एक कंपाउंड के बीच में आपस में क्या हो रहा है उसको देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2K प्लस और SO4 पे 2 माइनस, एक SO4 बस, और सिर्फ एक SO4 बनेगा। ठीक है, हम फर्दर देखें Al2, इसमें देखें Al2SO4 में देखें, ओहो छोड़ो यार, Al2SO4 में देखें, यहाँ पे देखो हमें पता है Al पे कितना चार्ज, यहाँ पे 3 है, यानी कि Al3 प्लस। SO4 पे कितना चार्ज, यहाँ पे 2 है, यानी कि इस पे 2 माइनस। ठीक है, अब देखो अगर Al2 है, Al कितना है, 2 है, यानी कि यहाँ पे 2Al3 प्लस बनेगा, और SO4 3 है, यहाँ पे देखो SO4 3 है, यानी कि ये कितना बनेगा, 3SO4 बनेगा। और 24H2O तो वो तो ऐसे ही H2O, ये जो H2O है ये ऐसे ही अपना H2O एज इट इज़ रहेगा, H2O को नहीं तोड़ना है आपको। तो ये जब आयनाइज होंगे, ये जब आयनाइज हुए तो यहाँ पे 2K प्लस बना, एक SO4 यहाँ से बना, K2SO4 की वजह से एक SO4 यहाँ से आया। और अगर आप देखो यहाँ पे SO4 3, तो यहाँ पे 3SO4 आया है, सल्फेट आए हैं। तो टोटल सल्फेट अगर देखें तो 4 सल्फेट बने। कितने आयनाइज हुए, सल्फेट के कितने आयनाइजेबल फॉर्म, 4 सल्फेट बने, यानी कि आपके 2K प्लस, पोटेशियम आपका K प्लस 2 बना है, और सल्फेट आपका एल्यूमिनियम की अगर बात कर लूँ मैं, तो ये भी आपका 2Al3 प्लस, और सल्फेट की बात करूँ तो 3 यहाँ से और 1 सल्फेट यहाँ पे इसके ब्रेक होने की वजह से, तो 4 सल्फेट प्लस SO4 2 माइनस, और साथ में एक और चीज़ है वो है आपके पास 24H2O, है ना। तो हम देख रहे हैं कि ये किस में ब्रेक हो रहा है, किस में आयनाइज हो रहा है, 2K प्लस 4SO4 2 माइनस 2Al3 प्लस और 24H2O। इसका मतलब क्या है कि ये कम्प्लीटली आयनाइज हो गया। और जब तुम खुद सोचो, आप खुद सोचिए कि अगर जब आपके पास के ये पूरा कंपाउंड जो है ये ब्रेक हो जाएगा, तो क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ कम्प्लीटली चेंज नहीं होंगी, ज़रूर से होंगी। और जब प्रॉपर्टीज़ कम्प्लीटली चेंज हो जाएं तो क्या होता है आपका डबल कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। यानी कि अगर मैं बात करूं K2SO4Al2, यानी कि आपका पोटेशियम की बात करें जिसको हम फिटकरी कहते हैं, तो फिटकरी हमारा कैसा है, डबल कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, पोटेशियम हमारा डबल कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बन रहा है। ऑल राइट, तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर मैं बात करूँ इसमें टोटल आयन की, MCQs में पूछ लेता है नंबर ऑफ टोटल आयन्स कितने होंगे जब ये आयनाइज होंगे। तो टोटल आयन देखो 2K प्लस 2Al3 प्लस 2 2 4 और यहाँ से 4, यानी कि टोटल आयन्स कितने हो गए, 8 हो गए। आयन्स 8 हो गए। ये H2O आयन नहीं है, इसको मैं ये मत कहना कि 24H2O है तो इसको हम 24 और आयन
काउंट कर लेंगे, नहीं 2 2 4 और 4 8, यानी कि टोटल आयंस यहाँ पे 8 आयंस हुए हैं। मैं अगर आपसे पूछ लूँ कि इसके आयनाइज होने में कितने Al3+ के आयंस बने हैं, तो आप बोलोगे मैम 2 Al3+ के आयंस बने हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखना कि कितने आयंस का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये क्या था हमारा, ये हमारा पोटैश एलम था। अगर हम फर्दर और एग्जाम्पल्स को लेके ब्रेक करने की बात करें तो हमारे पास होता है एक मोहर सॉल्ट, है ना, FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O, ठीक है। अरे यार, ठीक। अब बात करें इसकी अगर हम बात करें तो ये किस में टूटेगा, बताओ मुझे। इसको हम बोलते हैं मोहर सॉल्ट, ठीक है, आपको पता ही होगा। तो देखो FeSO4 की अगर बात करें तो ये किस में ब्रेक होगा, Fe पे क्या आता है हमें पता है, SO4 पे 2- होता है, Fe जो होता है Fe पे 2+ आएगा, तभी यहाँ पे कुछ नहीं है। और SO4 पे SO4 का 2- जाएगा। NH4 की बात करें तो जो हमारे पास NH4 होता है, आप सभी को पता है कि NH4 पे कितना आयन, NH4 पे 1+ होता है। तो ये किस में होगा, NH4 का 1+ आयन, और यहाँ पे NH4 का होल ट्वाइस है, यानी कि कितना NH4 का आयन बन रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ एक NH4 का आयन बन रहा होगा आपका, NH4 का होल ट्वाइस, यानी कि 2 आयन बन रहा होगा। और साथ में कौन निकलेगा, तो आपके पास 6H2 है, ये बेक हो जाएगा। तो अगर हम बात करें कि जब इसका एक्वस सोल्यूशन लेंगे, यानी कि ये किसमें आयनाइज होगा, तो इसके आयनाइजेशन की बात करें तो हमारे पास क्या क्या बन रहा है, Fe का 2+ और साथ में 2 हमारे पास NH4+ बन रहे हैं, और साथ में आपके पास सल्फेट का इस बार ही SO4 2- एक ही बन रहा है, और साथ में 6H2O। अगर मैं बात करूं कि कितने आपके आयंस बने हैं, अगर हम बात करें टोटल आयंस की, यहाँ पे अगर हम बात करें टोटल आयंस की, आई होप आप ये कर ले रहे होगे, टोटल आयंस निकाल ले रहे होगे। तो एक Fe2+, 2 NH4+, और एक SO4 2-, यानी कि 2 1 3 1 4 टोटल आयंस यहाँ पे बने हैं। कितने आयंस बने हैं, 4 आयंस। अब देखो डबल कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में क्या हो रहा है, पूरी तरीके से टूट जा रहा है और पूरी तरीके से आयनाइज हो जा रहा है। तो वहाँ पे आपका क्या होगा, वहाँ पे आपका डबल कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का ही फॉर्मेशन होगा। क्लियर है, क्या इतनी बात क्लियर है कि डबल कॉम्प्लेक्स सॉल्ट किसको कह रहे हैं और इसका फॉर्मेशन डबल कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का हो कैसे रहा है, ठीक है। तो ये था आपका मोहर सॉल्ट। अब हमको फर्दर क्या देखना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब हम किसको देखेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को। तो आते हैं हम अपने टॉपिक कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग। कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग को अभी मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगी आपको। पहले मैं थोड़ा सा, क्योंकि मैंने क्लासीफाई किया है, तो मैं पहले आपको कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे दूं, फिर उसमें हो रही बॉन्डिंग के बारे में मैं डिस्कस कर दूंगी। ओके, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ऑलराइट, तो मैंने बोला अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाए, है ना, ऐसे एडिशन कंपाउंड जो कि कम्प्लीटली आयनाइज हो जाए, वो आपके क्या बनेंगे, वो तो आपके डबल सॉल्ट हो जाएंगे। जैसे ये आपका मोहर सॉल्ट हो गया, पोटैश एलम हो गया, ये सब कम्प्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, अपनी प्रॉपर्टी छोड़ देते हैं, अपनी प्रॉपर्टी जो भी था वो चेंज हो जाती है उनकी प्रॉपर्टी, तो वो डबल सॉल्ट बन जाते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, डबल सॉल्ट बन जाते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करें तो वो कंपाउंड जो कि अपनी आइडेंटिटी को रिटेन किए हुए हैं, जो जैसे उनकी आइडेंटिटी पहले थी वैसी ही आइडेंटिटी उनकी अगर अब भी है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे, कब आइडेंटिटी है वैसी, तो जब एक्वस मीडियम में गए हैं, जब एक्वस मीडियम में गए हैं तो वैसी ही आइडेंटिटी है, तो उन्हें हम क्या बोल रहे होंगे, हम उन्हें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोल रहे होंगे, ठीक है। तो फिर इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, द कंपाउंड्स विच रिटेन देयर आइडेंटिटी इन एक्वस मीडियम या फिर मोल्टेन स्टेट बोल लें, है ना, एक्वस मीडियम या फिर मोल्टेन स्टेट में अपनी आइडेंटिटी को रिटेन किए हैं, आर नोन एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, ठीक है। सीसी
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो क्या इतनी बातें क्लियर हैं? अब मैम कैसे डबल सॉल्ट थे, वहाँ पे हम देख रहे थे कि कम्प्लीटली आयनाइज हो जा रहे हैं। तो भाई कोई भी सॉल्ट देखे तो वो तो एडिशन प्रोडक्ट देखे वो तो आयनाइज तो हो ही जाएगा अपने मोल्टेन स्टेट में। तो कैसे अपनी आइडेंटिटी को रिटेन कर ले रहे हैं, है ना? क्वेश्चन आया होगा दिमाग में, क्योंकि मैम यहाँ पे तो Fe आयंस में जब भी बनता है तो आपने बोला कि आयंस बन गया, टूट गया, कम्प्लीटली वो टूट गया, तो क्या हो गया, उसकी प्रॉपर्टी तो चेंज हो गई। जैसे मान लो दूध था, फट गया, या फिर आपने उससे फट गया तो क्या हो गया, उसकी कंप्लीटली आइडेंटिटी चेंज हो गई, है ना? उसके कर्डल्स बन गए होंगे, गट्ठा बन गया होगा, लेकिन दूध तो कंप्लीटली लिक्विड था तो प्रॉपर्टी तो चेंज हो गई। वैसे ही आपके इसमें भी चेंज हो जाती है, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में नहीं होती है। तो अगर हम बात करें, जैसे एग्जांपल लें, जैसे मान लो हमारे पास क्या है, FeCN का होल ट्वाइस, Fe पे 2+ और Cn पे माइनस, तो बनता है FeCN का होल ट्वाइस। और इसका रिएक्शन हम करा दें KCN के साथ, 4KCN, इसका रिएक्शन हम करा दें 4KCN के साथ, तो क्या बनेगा हमारा, बनता है K4 FeCN का होल 6। क्या बनता है हमारा, K4 FeCN का होल 6, FeCN का होल 6। देखो यहाँ पे क्या होता है, पहले हम कैटायन को हमेशा लिखते हैं, फिर एनायन को लिखते हैं। तो ये है हमारा कैटायन K4 और FeCN6 एज अ एनायनिक फॉर्म होता है। इस पे -4 आया होगा तभी ये क्या बन रहा होगा, K4 बन रहा होगा, इस बात को ध्यान में देना। तो ये जो कंपाउंड बना, ठीक, ये भी क्या बना, ये भी तो एडिशन प्रोडक्ट बना, क्योंकि ये क्या है, ये एक स्टेबल प्रोडक्ट है, ये भी एक स्टेबल प्रोडक्ट है। दो स्टेबल प्रोडक्ट से बनने वाला कंपाउंड आपका कैसा होगा, आपका एडिशन कंपाउंड होगा। बट अब हम देखेंगे इसको अगर हम आयनाइज कराएं, हमारे पास क्या है, K4, थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ, सारा एक ही हो रहा है, K4 FeCN का होल 6, ठीक है। इसका अगर हम एक्वस मीडियम में इसको आयनाइज करने की कोशिश करें या फिर इसका मोल्टेन स्टेट ले, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो मैंने क्या बोला, ये पूरा ऐसा आपका एनायन एग्जिस्ट करेगा, और ये पूरा K4 ये कैसा, पहले कैटायन को लिखते हैं फिर एनायन को लिखते हैं, तो ये क्या होगा, Fe ये जो है K अलग टूटेगा और किस में टूटेगा, Fe में टूट जाएगा, है ना। तो यहाँ से आपका क्या बनेगा, देखो इस पे 4 है, K पे प्लस चार्ज आता है, तो ये किस में बनेगा, 4K+ बनेगा। यहाँ पे आपका क्या बनेगा, 4K+ बनेगा, और साथ में FeCN6, यानी इस पे कितना चार्ज, कितना नेगेटिव, तो भाई मैम यहाँ पे जितना होता है उतना ही नेगेटिव ऊपर हो जाता है, तो ये क्या बन जाएगा पूरा आपका FeCN6 पे 4-, ठीक। अब यहाँ पे देख रहे होगे कि ये जो एडिशन प्रोडक्ट बना, इस एडिशन प्रोडक्ट के बनने के बाद भी ये देखो, ये FeCN6 पे 4- कंप्लीटली ब्रेक नहीं हुआ, और जब कंप्लीटली आयनाइज नहीं हुआ, क्योंकि ये क्या होता है, ये जो बना है ये आपका क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ये नॉन आयनाइजेबल है, ये नॉन आयनाइजेबल है, यानी कि ये आयनाइज तो होगा ही नहीं, और जब आयनाइज नहीं होगा इसका क्या मतलब है, प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो चेंज होगी ही नहीं। तो समझ में आया क्यों इनकी प्रॉपर्टीज़ नहीं चेंज हुई, इसलिए नहीं चेंज हुई क्योंकि वहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन, ये क्या है, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के इसका नाम क्या होगा मैं बताऊंगी, क्योंकि अभी हम IUPAC नेम नहीं पढ़े हैं, आपको नहीं समझ में आएगा, तो IUPAC नेम बताते टाइम मैं बता दूंगी। तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी मेंशन करते हैं, बस इतना जान लो, स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी मेंशन करते हैं वो नॉन आयनाइजेबल होता है। क्या होता है, नॉन आयनाइजेबल, आयनाइज नहीं होता है। और हमेशा याद रखना, जो पहले लिखते हैं वो आपका प्लस चार्ज वाला होता है, यानी कि कैटायन होता है, और जो बाद में लिखते हैं वो आपका नेगेटिव चार्ज वाला होता है, यानी कि आपका क्या होता है, एनायन होता है। तो देखो 4K+ FeCN6 होल पे 4-। अब ये बताओ, मैं अगर आपसे पूछूं कि कितने नंबर ऑफ आयंस बने हैं यहाँ पे, है ना, अगर हम बात करें टोटल आयंस की, तो K+ 4 बना है, और एक यहाँ पे FeCN6 1 बना है, तो टोटल 4+1 कितने आयंस, टोटल 5 आयंस। टोटल आपके कितने हो गए, टोटल आयंस की अगर बात करें,
टोटल आयंस तो कितने हो जाएंगे, 4 + 1 टोटल 5 आयंस हो जाएंगे। तो समझ में आया क्यों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की आपकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो कैसे रिटेन करते हैं, क्योंकि पहले जो बनता है जो भी आपका प्रोडक्ट बनता है वो कंप्लीटली आयनाइज फॉर्म में नहीं होता है, और जब आयनाइज नहीं होगा तो वो अपनी पहले वाली प्रॉपर्टीज़ को क्या कर लेता है, रिटेन कर पाता है, इसलिए वहाँ पे नॉन आयनाइजेबल प्रोडक्ट बन रहा है। आई होप इतनी बातें क्लियर हो, ठीक है। हम और एग्जांपल्स लें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। जैसे मान लो हमारे पास होता है K3FeCN6 है ना, होता है हमारे पास K3 नाम पे मत जाना, IUPAC ने मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी भाई सबको। FeCN6 अगर हम इसको आयनाइज करें तो हमें क्या पता है, इसको आयनाइज करो, सब कोई आयनाइज करो भाई। अब वीडियो पॉज करके खुद से लिखने की कोशिश करो। K पे क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, एक पॉजिटिव आता है, और K3 हम देख रहे हैं यानी कि कितने K प्लस 3K प्लस, और साथ में जो FeCN6 जो कॉम्प्लेक्स है वो ब्रेक होगा नहीं, FeCN6 ब्रेक होगा नहीं। चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव, तो मैंने बोला पहले पॉजिटिव वाला लिखा होता है फिर नेगेटिव वाला लिखा होता है, तो इस पे पॉजिटिव है तो डेफिनेटली इस पे नेगेटिव होगा। कितने नेगेटिव, तो यहाँ पे 3 है, इसका मतलब यही वाला चार्ज यहाँ पे तो रहता है, तो इस पे क्या हो गया 3-, इस पे कितना आ गया आपका 3-। अगर मैं बात करूँ टोटल आयंस की, तो टोटल आयंस कितने हैं, 3 आपका K प्लस है और एक आपका FeCN6 है, यानी 3 + 1 4, यानी कि आपके टोटल आयंस की संख्या कितनी हो गई, 4 आयंस आपके हो गए। आपके कितने आयंस हो गए, 4 आयंस हो गए। तो समझ में आई बात। अब देखो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर FeCN6 पे 3-, ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ये आपका स्फीयर कैसा प्रेजेंट है, ये नॉन आयनाइजेबल में प्रेजेंट है, ये आयनाइजेबल में प्रेजेंट है। ये आयनाइज तो उतना हुआ ही नहीं, तो अपनी प्रॉपर्टी को क्या करेगा, ये इजिली जैसा पहले था वैसा रिटेन कर लेगा, तो इस वजह से ये नॉन आयनाइजेबल रहते हैं, इस वजह से ये क्या करते हैं। सेकंड, थर्ड एग्जाम्पल की बात करें अगर हम, तो हम क्या ले लें, जैसे मान लो कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स ले लें, CuNH3 का होल 5, CuNH3 का होल 6, और इसके साथ क्या हो जाए, Cl हो जाए, है ना, CuNH3 का होल 6 और इसको अगर हम आयनाइज कराएं, ठीक है, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम आयनाइज कराएं तो ये एक्वस मीडियम में क्या देगा, एक्वस मीडियम में क्या देगा, एक ही कलर से लिखना। अब देखो इसको पहले लिखा है मैंने, इस स्फीयर को पहले लिखा है, इसको बाद में लिखा है, यानी कि ये नेगेटिव वाला है ये पॉजिटिव वाला है। Cl के पास हमें पता है एक नेगेटिव होता है, बट कितने Cl नेगेटिव, तो यहाँ पे 3 हैं, यानी कि आपके 3 Cl नेगेटिव होंगे। साथ में इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे क्या आएगा, ये जो CuNH3 का होल 6, ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इस पे कितने पॉजिटिव चार्ज आएंगे, क्योंकि इस पे तो पॉजिटिव इस पे नेगेटिव आया है, तो इस पे तो फॉर श्योर पॉजिटिव जाएगा। तो भाई देखो जितना यहाँ पे होता है उतना ही तो इस पे पॉजिटिव चलता है, तो फिर ये कितना हो जाएगा, ये 3+ हो जाएगा। यानी कि हम टोटल आयंस की अगर बात करें, यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से एक ही आयन है और उधर 3 आयन है, तो यहाँ पे 4 आयंस, यहाँ पे 4। ये मत देख लेना कि ये 3+ को काउंट कर रहे हैं, 3+ यानी 3 यहाँ से और वहाँ पे एक ऐसे कर दिया, नहीं भाई, जितने आगे मेंशन है यहाँ पे मेंशन होना चाहिए कितना, उतना ही हम लेके उतना ही हम आयंस को काउंट करेंगे। तो ये थी थ्योरी, ये था हमारा जनरल क्लासिफिकेशन कि हमारे कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स होते क्या हैं। आई होप इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। डबल कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स क्या होते हैं, ये चीज़ कवर हो गई, ये आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद से फर्दर हम नेक्स्ट क्लास में हम क्या बात करेंगे, हम अपने कोवेलेंट बॉन्ड वर्सेस कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या चीज़, कोवेलेंट बॉन्ड वर्सेस कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हमें क्या पता, हम जनरली देख लेते हैं कि हम कहते हैं कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ये एक टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड होता है, लेकिन उनमें डिफरेंस तो होगा ही ना। कब कोवेलेंट बॉन्ड आपका कोऑर्डिनेट की तरह बिहेव करता है इसको हम समझेंगे, इन डिटेल में समझेंगे, और वही जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाले कंपाउंड होंगे वही आपके कोऑर्डिनेशन में इन्वॉल्व होंगे। एक चीज़ और समझ लेना कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं, कौन से आपके मेटल्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में इन्वॉल्व रहेंगे। तो थोड़ा सा देखो, अगर एग्जांपल जो भी मैंने लिखा, मैंने क्या लिखा, यहाँ पे कहाँ गया, Fe है ना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर देखना Fe
यहाँ पे देखो Fe, यहाँ पे कोबाल्ट। तो अगर आप देख रहे होगे तो ये कौन से कंपाउंड है, ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट है, डी ब्लॉक के एलिमेंट है, यानी कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होंगे वही आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। क्यों यही करते हैं, कैसे यही करते हैं, तो मैं ये एक्सप्लेन करूंगी आपको कोवेलेंट बॉन्ड वर्सेस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर, जो कि हम कर रहे होंगे अपने बैच में नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज हमने क्या क्या चीज़ें देखी एक बार देख लो। ये चैप्टर जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आप किसी भी चीज़ का फर्दर कोई भी एग्जाम दे रहे होगे ना, आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बहुत भर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा खासा नंबर ये कैरी करता है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को बहुत ही अच्छे समझना। हमने सबसे पहले समझा कि एडिशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, जब दो स्टेबल कंपाउंड मिलके क्रिस्टलाइज करके एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करती है, कुछ फिक्स्ड स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो में मिली हुई होती है, तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा एडिशन प्रोडक्ट बनता है। ये एडिशन प्रोडक्ट हमारे दो टाइप्स के होते हैं, या तो डबल सॉल्ट्स हो सकते हैं या तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हो सकते हैं। डबल कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स की बात किया, जो कि एक्वस सॉल्यूशन में अपनी कंप्लीटली आइडेंटिटी लूज कर दे, वो डबल सॉल्ट होगा, और जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में आइडेंटिटी ना लूज करे वो आपका क्या होगा, वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक, इसके बाद की चर्चा हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ऑल राइट, तो आई होप आपको यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हैं। ये हम कल की क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।